हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ प्रसाद। तो आज हम इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक का चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं या एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बीच का जो डिफरेंस है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके आंसर आपको कैसे लिखने हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखाऊंगा जिससे आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले रूरल सेटलमेंट को देख लेते हैं, फिर अर्बन सेटलमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉपी का पेज बड़ा हो, बोर्ड का अगर साइज में बड़ा है, आप अगर इधर रूरल और इधर अर्बन ऐसे भी अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट आइडिया है, उसमें भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला सबसे देख लेते हैं रूरल सेटलमेंट क्या होता है, जिसमें आपको कुछ चीज होना जरूरी है। सबसे पहले वहां पे प्राइमरी एक्टिविटी होना जरूरी है, जो क्या रहेगा, वहां का मेन ऑक्यूपेशन रहेगा, जिसमें सेटलमेंट के लगभग 75% जितने भी उस गांव में लोग रह रहे हैं उसके 75% जो पॉपुलेशन है, यानी कि उस गांव में अगर 100 लोग रहते हैं तो लगभग 75 लोग जो रहेंगे वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि वो रूरल सेटलमेंट है, जिसमें पॉपुलेशन साइज जो होगा वो भी बहुत क्या होगा, लो होगा। और जो थर्ड नंबर हमारा पॉइंट है, रूरल पीपल आर लेस डायनामिक एंड सोशल रिलेशनशिप आर डीप। तो क्या होते हैं, रूरल पीपल जो होते हैं वहां के लोग डायनामिक कम होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव बहुत कम करते हैं। इस वजह से एक दूसरे के बीच का जो रिलेशन होता है वो बहुत डीप होता है। ये आपको रूरल सेटलमेंट में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अर्बन सेटलमेंट में हम क्या देख लेते हैं, जहां पे जो पॉपुलेशन होगा उसका 75% जो होगा वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क में जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा रूरल का जो एग्रीकल्चर में 75% थे, अर्बन का क्या रहेगा, नॉन एग्रीकल्चर में। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसका पॉपुलेशन साइज जो होगा बहुत बड़ा होगा, बस इसका उल्टा करना है, इसका पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा होता है, इसका पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होगा। और द थर्ड नंबर हमारा पॉइंट है क्या है, अर्बन पीपल आर डायनामिक। अर्बन पीपल क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं, एंड देयर सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल एंड कॉम्प्लेक्स। तो शहर में आप नॉर्मली देखे होंगे कि एक दूसरे के बीच का जो रिलेशन होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है। आपके पड़ोसी के बारे में ही आप बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, मगर आप गांव में अगर रहते होंगे तो एक दूसरे का बीच का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा डीप होता है। तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए, ऐसा मत सोचिए कि आप एग्जाम से पहले चीजों को लिखिएगा और मतलब तैयार करिएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अभी से मेहनत करने की जरूरत है। आप इसको लिखते हुए चलिए। अगर आपको लगता है इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरे इंस्टाग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं जहां पे मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को देता हूं। ठीक है, टेलीग्राम में मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड डिस्पर्स सेटलमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो क्लस्टर और डिस्पर्स सेटलमेंट होते हैं उसके बीच का आपको डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्लस्टर और डिस्पर्स का मतलब पता होना चाहिए। क्लस्टर सेटलमेंट का मतलब होता है ऐसे सेटलमेंट जहां पे लोग जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत एक साथ रहते हैं, एकदम झुंड में रहते हैं। जैसे आप अंगूर का गुच्छा ही कह सकते हैं, वो क्या है, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स कह सकते हैं। ठीक है, और डिस्पर्स का मतलब होता है जहां दूर दूर लोग रहते हैं, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का आपको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले क्लस्टर सेटलमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। दिस सेटलमेंट आर फाउंड इन द फर्टाइल प्लेन। अब नॉर्मल सी बात है, ये भीड़ भाड़ वाले लोग कहाँ रहेंगे, जहां पे फर्टाइल जमीन जमीन रहेगा, क्योंकि उनको खेती करके अपना पेट भी तो पालना है ना। इस वजह से फर्टाइल प्लेन जहां पे है वहां पे क्या रहेंगे, क्लस्टर सेटलमेंट रहेंगे, झुंड बना के। ठीक है, स्ट्रीट्स आर नॉट वेल ड्रेन। जितने भी स्ट्रीट रहेंगे, ठीक है, वो सब क्या रहेंगे, अच्छी तरीके से ड्रेन नहीं रहेंगे, यानी कि उसका जो ड्रेनेज पैटर्न होगा, ठीक है, वो अच्छी तरीके से नहीं होगा, पानी का निकलने के लिए बाकी सारी चीजों का सब अच्छी तरीके से सजाया हुआ नहीं होगा। आप शहर में अगर जाते होंगे तो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाका में रास्ता की कमी होती है, नालियों की कमी होती है, तो एवरीथिंग वहां पे जो प्रॉब्लम रहता है ये बहुत ज्यादा आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। उसका जो होगा यहाँ पे हाउसेस जो होगा आपको क्लस्टर में, ये नॉर्मल सी बात है, ये क्या रहेगा, क्लोज टू ईच अदर रहेगा। तो जितने भी हाउस रहेंगे क्लस्टर सेटलमेंट में वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ एकदम क्लोज रहेंगे, और छोटे 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 से बना के बहुत से कुटिया या घर बना बना के रहेंगे लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लस्टर सेटलमेंट। अब डिस्पर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्पर्स यानी कि मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं
ऐसे सेटलमेंट जहां पे घर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो दिस सेटलमेंट आर फाउंड इन द हिल रीजन्स और द डेजर्ट एरिया। ये कहाँ मिलते हैं, हिल पहाड़ों में ज्यादा आपको मिलते हैं या डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। अब आप ही देख लीजिए, ये माउंटेन है, ठीक है, इसका क्या ये वाले ढाल पे लोग रहेंगे या यहाँ पे लोग रहेगा। तो इतना खरी ढाल पे लोग तो कभी घर ही नहीं बना सकते, तो इस तरफ कोई लोग ही नहीं रहेगा। तो जहां पे ऐसा ढाल थोड़ा कम है उस जगह में लोग रहना पसंद करेंगे। तो इस वजह से हिल में लोग रहते हैं, डेजर्ट में क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। बट कहाँ रहेंगे, एक यहाँ रहेगा तो दूसरा एकदम यहाँ रहेगा, तीसरा अगर कोई माउंटेन चढ़ चढ़ रहा ऊपर तो फिर यहाँ रहेगा। तो दूर दूर घर रहते हैं आमतौर पे, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो क्या होता है, सेटलमेंट्स आर नीट एंड क्लीन विद ड्रेन अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें जो सेटलमेंट रहते हैं वो बहुत साफ सुथरे रहते हैं और इसमें जो ड्रेनेज का अरेंजमेंट होता है वो भी बहुत सुंदर होता है। उसका पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर, हाउसेस आर बिग। यहाँ पे घर जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं एंड लोकेटेड एट गैप, और एक दूसरे से गैप बना के अपने घरों को बनाते हैं। बड़े घर क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन का दाम भी बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से लोग अफोर्ड कर पाते हैं और बड़े बड़े घरों का अपना निर्माण कर पाते हैं। बट शहर में इतना कॉस्टली होता है, मतलब जमीनों को खरीदना, प्लॉट खरीदना, जिस वजह से लोगों का घर बहुत छोटा छोटा बनाना पड़ता है। तो ये नॉर्मल सा आपने हमने देख लिया क्लस्टर और डिस्पर्स के बीच में डिफरेंस। इसको अभी नोट डाउन करिए। सबसे बेटर होगा वीडियो को पॉज करके अगर नोट डाउन कर लेते हैं तो आपका एक तो मतलब प्रैक्टिस हो जा रहा है और दूसरा याद भी अच्छे तरीके से हो जा रहा है। तो एग्जाम से पहले आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड नंबर पॉइंट की तरफ हम देखते हैं, डिफाइन टाउन। टाउन को डिफाइन करिए, सिटी को करिए और मेट्रोपॉलिटियन एंड मेगा सिटीज, इन चारों को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल ऑफ ईच, और हर एक के लिए आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पक्का बनेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह चीजों का आपको नाम अच्छे से याद करके रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, दो सेटलमेंट विच है पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख, जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख से कम होता है उसको हम बोलते हैं टाउन। क्या बोलते हैं, टाउन। एक टाउन में क्या होता है, पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख होता है, उसको हम बोलते हैं टाउन। ठीक है, जो एक एग्जांपल इसका आ गया मसूरी। ठीक है, उत्तराखंड में एक बसा हुआ एक शहर है मसूरी, जहां लोग भी बहुत घूमने जाते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सिटी। सिटी का डेफिनेशन क्या होता है, दो सेटलमेंट विच है पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख। जब 1 लाख से ज्यादा हो जाता है पॉपुलेशन तो उसको हम सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिटी। टाउन मतलब 1 लाख से कम, सिटी मतलब 1 लाख से ज्यादा। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया इलाहाबाद। क्या हो गया, इलाहाबाद, याद रखिएगा। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी उससे थोड़ा बड़े जा रहे हैं। ठीक है, दो सेटलमेंट विच है पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, जहां पे क्या होता है, पॉपुलेशन जो होता है वो 10 लाख से ज्यादा होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। 10 लाख यानी कि 1 मिलियन भी इसको आप कह सकते हैं। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी का पॉपुलेशन कितना होता है, 1 मिलियन। इसको अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम्पल आ गया आपका कानपुर। क्या, कानपुर। उसके बाद सबसे बड़ा जो आता है मेगा सिटी। ठीक है, मेगा सिटी, इसको भी याद रखिएगा। दो सेटलमेंट विच है पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख, ऐसे सेटलमेंट जिसके पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है, यानी कि 5 मिलियन से ज्यादा है। ये भी आप लिख सकते हैं, या कहीं कहीं पे 5 मिलियन भी दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज ना होए। तो 5 मिलियन से अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो हो गया हमारा मेगा सिटी। अब बिना देखे भी आप बता सकते हैं कि हमारे देश में मेगा सिटी कौन सा है, तो ग्रेटर मुंबई है, दिल्ली है, ये सब क्या है, मेगा सिटी है, जिसका पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा है या 50 लाख से ज्यादा है। आशा कर रहा हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो रही होगी। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक कमेंट जरूर बनता है। उसके बाद अपने फोर्थ नंबर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच अफेक्ट द टाइप ऑफ सेटलमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो सेटलमेंट होते हैं उसको अफेक्ट क्या क्या फैक्टर करते हैं, किस फैक्टर के कारण सेटलमेंट मतलब क्लस्टर होगा, डिस्पर्स होगा, किस तरीके का सेटलमेंट जो होगा, यानी कि पास पास घर होगा या दूर दूर घर होगा, ये डिटरमाइन क्या क्या चीज करता है। फिर तो वो कौन कौन से फैक्टर है, उस फैक्टर्स के बारे में हमें भी देखना है। तो 3 फैक्टर है। सबसे पहले आता है फिजिकल फैक्टर, और नॉर्मल सी बात है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर जहां पे फर्टाइल लैंड रहेंगे वहां पे लोग रहना पसंद करेंगे। तो फिजिकल फैक्टर के अंदर ही आ जाता है नेचर ऑफ लैंड और रिलीफ, कैसा जमीन है और रिलीफ कैसा है, ऊंचा नीचा कैसा है। अगर प्लेन लैंड हुआ और उसका जमीन बहुत उपजाऊ वाला हुआ, नेचर ऑफ लैंड भी अगर अच्छा हुआ, तो वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे। सेटलमेंट क्या होगा, क्लस्टर होगा, डिस्पर्स नहीं होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट जो आ जाता है फिजिकल फीचर के अंदर 3 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है अल्टीट्यूड, ऊंचाई कितना है, कितना उसका ऊंचाई है। अगर ज्यादा ऊंचाई रहेगा तो लोग वहां रहना पसंद नहीं
करेंगे। तो ये भी फिजिकल फीचर के अंदर ही आ जाता है। और तीसरा है क्लाइमेट एंड वाटर सप्लाई। क्लाइमेट यानी कि अगर वहां पे हार्श क्लाइमेट रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी, डेजर्ट एरिया, तो वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। वहां क्या होंगे, डिस्पर्स सेटलमेंट हो गए, एक घर यहाँ तो दूसरे घर यहाँ, ठीक है। और साथ ही साथ क्या आ जाता है, वाटर सप्लाई। पानी की वहां सुविधा हो रही है, अच्छी पानी आपको अगर पीने के लिए मिल रहा है तो आप उस सेटलमेंट पे रहना जरूर पसंद करेंगे। तो ये आपका आ गया फिजिकल फीचर। मैंने 3 पॉइंटों को लिखा दिया है, आप सिर्फ पॉइंट को ना लिखे। आप इसके बाद क्या करें, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे परीक्षा के पेपर में, इसके बाद भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, इसके बाद भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, आपको फुल मार्क्स मिलेगी, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। तो अब हो गया ये हमारा फिजिकल फीचर। दूसरा आ जाते हैं हम कल्चरल एंड ह्यूमन फैक्टर में। कल्चरल और ह्यूमन फैक्टर के अंदर क्या आ जाता है, देखिए, एक आता है कास्ट और दूसरा आता है रिलीजियन। कास्ट को लेकर भी आप देखिएगा बहुत सारे गांवों में बहुत झगड़ा होता है, या एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट को एंटर नहीं करने देते अपने गांव में। तो इस कारण से भी क्या होता है, जो सेटलमेंट होता है उसका टाइप बदलता है, ठीक है। कहीं पे उस वजह से क्या होता है, क्लस्टर हो जाता है, और कहीं कहीं पे डिस्पर्स हो जाता है कि इस गांव में सिर्फ 4 आदमी ही रह सकते हैं, बाकी यहाँ पे उस जाति के लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से भी होता है। और दूसरा कारण है रिलीजियन। धर्म को लेकर भी आप देखे होंगे कि कुछ धर्म के लोग, समुदाय के लोग इस पर्टिकुलर इलाका में रहते हैं, कुछ धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। इस तरीके से भी सेटलमेंट का जो सेफ है, पैटर्न है, वो चेंज होता है। तो ये दूसरा फैक्टर हमने देख लिया। और तीसरा आ जाता है सिक्योरिटी फैक्टर। नॉर्मल सी बात है, अगर आपके लाइफ का सिक्योरिटी आपको मिल रहा है तो आप वहां रहना पसंद करेंगे। कोई भी आप ऐसा जगह में नहीं रहना पसंद करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, यानी कि मारपीट, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ दंगा फसाद, इस तरीके की चीजें जहां होते हैं वहां आपको रहना पसंद नहीं होगा। तो पॉलिटिकल जहां पे डिस्टर्बेंस है वहां पे लोग नहीं रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, डिस्पर्स सेटलमेंट होता है, एक का घर यहाँ तो दूसरा घर यहाँ। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उतना, या कोई प्रॉब्लम है, जो जा नहीं पा रहे अपने जमीनों को छोड़ के, तो वो लोग ही रहते हैं। बाकी जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, जो मूव कर सकते हैं, वो वहां से चले जाके कहीं जहां पे अच्छी सिक्योरिटी है वहां रह के रहने लगते हैं, ओके। और दूसरा हो गया वार। ऐसे इलाका जहां पे अक्सर वार होते रहते होंगे, वहां पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। कहीं पे आप रह रहे हैं, आपके ऊपर बम फेंक रहा है आपके घर के आसपास, तो उस तरीके के इलाके में आपको रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिक्योरिटी फैक्टर। तो 3 फैक्टर हमने देख लिया कि किस तरीके से सेटलमेंट का साइज जो होता है इंडिया में वो डिटरमाइन करता है। तो पहला फिजिकल, दूसरा कल्चरल एंड ह्यूमन फैक्टर, एंड द थर्ड वन इज सिक्योरिटी फैक्टर। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द इंडियन सिटीज टाउन, सिटी या टाउन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन यानी कि वो एक सिटी या एक टाउन किस तरीके के काम करते हैं। क्या वहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा है, या वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव चलाया जाता है, या इंडस्ट्री चलाया जाता है। मतलब यही कि उसका फंक्शन क्या है, मतलब वो किस तरीके का काम सर्व कर रहा है। तो इंडिया के जितने भी सिटी या टाउन है, उनको उनके फंक्शन के आधार पर जो बांटा गया है, कुल 9 तरीके से उन्हें बांटा गया है। सबसे पहला जो हमारा आता है, आप अच्छे से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करिएगा, देन उसका एग्जाम्पल लिखिएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूं पॉइंट और उसका एग्जाम्पल, एक्सप्लेन आप खुद करिएगा। जैसे पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ऐसा कोई भी सिटी टाइम जहां से उसका पुलिस व्यवस्था चलाया जा रहा है, जुडिशरी सिस्टम चलाया जा रहा है, यही क्या आ जाता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ जाता है। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी यानी कि कोई भी जो पूरा सिटी है उसका उस पर्टिकुलर इलाका से कंट्रोल होता है। जैसे चंडीगढ़ या न्यू दिल्ली को ही आप ले लीजिए, ये क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, ठीक है। जिससे पूरा इंडिया को ही आप लीजिए, इसका जो पूरा कंट्रोल कहां से हो रहा है, ये न्यू दिल्ली से इसका पूरा कंट्रोल हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यहां से चलाया जा रहा है। हरियाणा और पंजाब दोनों का ही कैपिटल है चंडीगढ़, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी है। चंडीगढ़ से ही हरियाणा और पंजाब का भी क्या चलाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव शासन व्यवस्था वहीं से चलाई जाती है। तो ये क्या आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। जैसे कि कोई भी आप असम को ले लीजिए तो गुवाहाटी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हर एक जो स्टेट है उसका क्या रहता है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो रहता है वो अपना अलग रहता है, ठीक है। किसी किसी का सेम भी रहता है कि कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और किसी का अलग भी रहता है, ठीक है। तो अब दूसरा आ जाते हैं इंडस्ट्रियल टाउन। इंडस्ट्रियल टाउन यानी कि वहां पे इंडस्ट्री हो, ठीक है। जैसे मुंबई, जमशेदपुर। जमशेदपुर में कौन सा इंडस्ट्री, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा इंडस्ट्री जमशेदपुर में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियल टाउन हो गया, जहां पर कोई चीज ना, किसी भी चीज का इंडस्ट्री होता है, चाहे वो आयरन का हो, स्टील का हो, ये कुछ अलग अलग तरीके का वहां पे इंडस्ट्री होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आता है ट्रांसपोर्ट सिटी। ट्रांसपोर्ट सिटी का मतलब होता है वहां से
पूरे जो आसपास का इलाका या पूरा ऑल ओवर इंडिया का ही ज्यादातर कनेक्टिविटी वहां से बहुत अच्छा रहता है। जैसे आप विशाखापट्टनम या मुगलसराय को देख लीजिए। मुगलसराय हमारे पास का एक इलाका है जहां पे क्या होता है, जहां से हर तरीके या हर तरफ के रूट वहां से डाइवर्ज होते हैं, जाया जा सकता है। तो मुगलसराय क्या है, ट्रांसपोर्ट सिटी है। विशाखापट्टनम भी एक साउथ का बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट सिटी है, जहां से लगभग हर जगह के लिए आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे, गाड़ी व्यवस्था, ट्रेन या कुछ भी तरीके की चीज जो वहां पे आपको मिल जाएंगे इंडिया के किसी भी हिस्से में आपको जाने के लिए। तो एक ट्रांसपोर्ट सिटी हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है, कमर्शियल टाउन। कमर्शियल टाउन यानी कि वहां पे व्यवसाय के रूप से अगर देखा जाए, बिजनेस के रूप से, तो वो बहुत ज्यादा आगे है एज कंपेयर टू अलग सी, मतलब अलग किसी भी टाउन या सिटी से। जैसे कोलकाता को ही आप देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा ये क्या है, कमर्शियल टाउन है। यहाँ से बिजनेस बहुत सारी चीजों का होता है, कपड़ों का बोलिए, खान पीन का हो, ये बहुत सारी चीजों का यहाँ से होता है। उसका बाद क्या है, दूसरा सहारनपुर। यहाँ से भी क्या है, ये कमर्शियल टाउन है, बहुत ज्यादा यहाँ से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। उसका जो हमारे दूसरे टाइप के सिटी आते हैं वे आ जाते हैं माइनिंग सिटी। माइनिंग सिटी से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, माइनिंग टाउन या सिटी आप कह सकते हैं, जहां पे क्या होता है, माइनिंग कोई चीज किया जाता हो, यानी कि आयरन को निकाला जाता हो, ठीक है, या पेट्रोलियम को, इस तरीके की चीजों को, या कोई भी खनिज को निकाला जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस जगह को, वो माइनिंग टाउन हो जाएगा। इसमें से किसी भी चीज को आप ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल या माइनिंग, हर जगह का जो कनेक्टिविटी रहेगा या पॉपुलेशन रहेगा वो हाई रहेगा, क्योंकि वहां पे इन सारी चीजों को करने के लिए लोग आते गए बाहर से और वहां पे बसते गए, तो इनका पॉपुलेशन जो खुद का होता है वो भी बहुत हाई होता है। तो देख जो आ जाता है हमारा माइनिंग टाउन आ जाता है, रानीगंज और झड़िया। इसको आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चलिए, एक्सप्लेन आप खुद से कर पाइएगा, इतना मुझे आप पे भरोसा है। उसका आ जाता है गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन। गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन का मतलब होता है ऐसे टाउन्स जहां पे वेपन्स को रखा जाते हो, जहां पे फोर्स डिप्लॉय किए जाते हैं, रखे जाते हैं उन्हें, ठीक है, आर्मी या किसी भी तरीके का फोर्स को वहां पे डिप्लॉय किया जाता हो, रखा जाता है, उन्हें हम कैंटोनमेंट बोलते हैं, ठीक है, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन। जैसे अंबाला या जलंधर, ये जो दो है पंजाब का ही, दोनों क्या है, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन है। यहाँ पे बहुत सारे आर्मी को डिप्लॉय करके रखा जाता है, क्योंकि जरूरत के समय यहीं से, जलंधर या अंबाला से ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में सप्लाई किया जा सकता है आर्मी को, ठीक है। तो बहुत अगर ज्यादा दूर रख देंगे साउथ में, तो वहां से जाने में ही टाइम लगेगा, तो इन्हें बॉर्डर के पास में ही आमतौर पर रखा जाता है। आगरा भी एक तरीके का क्या है, गैरिसन ही टाउन है, इसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशनल टाउन। एजुकेशनल पर्पस के लिए वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, या वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा हो, आईआईटी होंगे वहां पे, या अलग अलग तरीके का चीजों वहां पे, जो अलग अलग मेडिकल स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं वे बहुत ज्यादा रहेंगे। तो रुड़की ले लीजिए या इलाहाबाद ले लीजिए, ये दोनों जो है क्या है, एजुकेशनल टाउन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन। रिलीजियस और कल्चरल टाउन, जहां पे रिलीजियस कोई भी धर्म के लिए या कल्चर, पूजा पाठ के लिए, इस तरीके की चीज के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस हो, हिस्ट्री टाइम से ही वो बहुत ज्यादा ये सारी चीजों के लिए फेमस हो, तो इस तरीके का रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन में कौन सा आ जाता है, वाराणसी आता है और मथुरा आता है, और भी बहुत सारा है, तो कम से कम एटलीस्ट 2 तो आपको याद रखना ही है, वाराणसी और मथुरा को ही सिंपल आप रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जाके टूरिस्ट टाउन। टूरिस्ट टाउन मतलब ऐसे टाउन जहां पे लोग घूमने जाते हो, और टूरिस्ट से ही उनके, और वही पैसा से वहां का इकोनॉमी जो होता है बहुत ज्यादा डेवलप होता है, तो टूरिस्ट टाउन भी होते हैं, जैसे नैनीताल, शिमला, ये सब का नाम तो आप आमतौर पे सुने ही होंगे, लोग अक्सर यहाँ पे घूमने जाते हैं, तो ये क्या हो गए, टूरिस्ट टाउन हो गए। और एक दो टूरिस्ट टाउन का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। तो ये आपका रहा कुल 9 तरीके के फंक्शन किसी भी सिटी या टाउन के, जो इंडिया में इसी बेसिस पे इसे बांटा जाता है, इस 9 तरीके पे। तो इन 9 को ही आपको दिमाग के अंदर अच्छे से रखना है, एक एक पॉइंट को आप दिमाग के अंदर रखिए और उसके नाम को याद रखिए, आप एक्सप्लेन अच्छे से करके लिख पाइएगा, और आपको जो पूरा 5 मार्क्स का इसका आंसर होगा, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, और एक क्वेश्चन आखिरी बचा हुआ है शायद से, डिस्कस द फीचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट विथ एग्जाम्पल। तो अलग अलग फीचर लिखने आपको किनके, रूरल सेटलमेंट के, विथ एग्जाम्पल के साथ। तो क्या क्या फीचर जो होते हैं, द डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर। तो द डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स क्या क्या है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है क्लस्टर सेटलमेंट। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्लस्टर यानी कि जो एकदम आसपास जिसमें घर हो। इट इज ए कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेज, जिसमें क्या रहते हैं, एक घर दूसरे घर से एकदम चिपका चिपका हुआ रहता है, ठीक है।
सच सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन द फर्टाइल एलुवियल प्लेन। तो ये कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे क्या होते हैं, फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स होते हैं, यानी कि पूरा खाद वाला जमीन होते होंगे, वहीं पे जो रहते हैं फसल उगाते हैं लोग, आसपास एकदम झुंड में रहते हैं। एंड इन द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आपको इस तरीके के क्लस्टर सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका एक दे दिए, गैंगेटिक प्लेन ऑफ यूपी, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है वो हाई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट में, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। ये सब टाइप देख रहे हैं किस तरीके के होते हैं रूरल सेटलमेंट। एक बहुत ज्यादा क्लस्टर, दूसरा सेमी क्लस्टर, यानी कि यहाँ पे भी भीड़ भाड़ है बट एज कंपेयर टू क्लस्टर से कम होंगे। ठीक है, क्लस्टर में अगर एक इलाका में 1 किलोमीटर के अंदर अगर 10 आदमी रहता है, तो सेमी क्लस्टर में 6 या 7 आदमी रहेंगे, समझे, थोड़ा कम रहते हैं उनसे। सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, इन सच सेटलमेंट क्या होता है, द लैंड ओइंग एंड द डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्युपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज। तो इसमें जो भी इसमें डोमिनेट कम्युनिटी रहता है, वो लोग क्या करते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ विलेज में रहते हैं, मतलब गांव के एकदम सेंटर में रहते हैं। वेयर पीपल ऑफ द लोअर स्टेटस, यहाँ पे होगा स्टेटस ऑफ सोसाइटी एंड मैनुअल वर्कर जो रहते हैं, सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक ऑफ द विलेज। उन लोग क्या रहते हैं, आउटसाइड ऑफ द विलेज रहते हैं। ठीक है, जो ऊंचे जाति के, जिनके पास ज्यादा जमीन है, वो बीच में रहते हैं, और जो मार्जिनल वर्कर, कम वर्कर है, डेली वर्कर, सब उन लोग बाहर की तरफ रहते हैं। समझ गए? तो ये क्या हो गया, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। इस तरीके के सेटलमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, गुजरात और राजस्थान के प्लेन में आपको इस तरीके के सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट में हेमलेटेड सेटलमेंट। इसको हेलमेट मत बोलिएगा, हेमलेटेड सेटलमेंट। हेमलेटेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, when settlement is fragmented into several unit bearing a common name। इसमें क्या रहते हैं, छोटे छोटे सेटलमेंट जो रहते हैं बस जाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोग। तो यही सेटलमेंट को हम हेमलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। और इसका क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर नेम होता है अपना अपना। जैसे इसका कुछ नाम होगा पाड़ा, ये भी पाड़ा है, जैसे बोलते हैं ना ये पाड़ा वो पाड़ा, ऐसा करके पाड़ा बोलते हैं। फिर बोलते हैं इसका और भी क्या नाम हो सकता है, पल्ली, पन्ना, धानी, ये सब क्या होते हैं, हेमलेटेड सेटलमेंट के नाम होते हैं। कहीं पे पन्ना, पाड़ा, ये सब अलग अलग इलाकाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है हेमलेट सेटलमेंट को। ऐसा नहीं कि हेमलेट सेटलमेंट का नाम ये इसमें सारे होंगे, कुछ इलाका में नॉर्दर्न साइड में इस नाम से जाने जाते होंगे, साउदर्न में इस नाम से जाने जाते होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाने जाते होंगे। इस तरीके के सेटलमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैली ऑफ हिमालय। छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, जिसका कैपिटल है रायपुर, और उसके हिमालय के जो लोअर वैली वाला इलाका है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम अपने 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट। नाम से ही आपको पता चल रहा है डिस्पर्स। ठीक है, डिस्पर्स का मतलब होता है जो एक घर दूसरे घर से बहुत ज्यादा गैप में रहते हैं, दूरी में रहते हैं, इस तरीके के सेटलमेंट को हम डिस्पर्स सेटलमेंट बोलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको अगर याद है तो आप वीडियो को पॉज करके जल्द से जल्द कमेंट करें। ठीक है, उसका डिस्पर्स सेटलमेंट जो होता है, सच सेटलमेंट्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हर्ट्स और हेमलेटेड ऑफ फ्यू हर्ट्स। जिसमें क्या होते हैं, आइसोलेटेड हर्ट्स होते हैं, यानी कि एक घर और दूसरे घर के बीच में बहुत दूरी होते हैं, अलग अलग से एकदम आइसोलेटेड एक एक घर सब होते हैं। ठीक है, ये सब रिमोट जंगल्स में मिलते हैं और स्मॉल हिल, छोटे पहाड़ों में मिलते हैं, विथ फार्म्स और पॉस्चर्स ऑन देयर स्लोप्स। जिसमें क्या होते हैं, कुछ फार्म खेती उती करते हैं या पॉस्चर को, जानवर को पालते हैं। तो इस तरीके को डिस्पर्स सेटलमेंट कहाँ मिलते हैं, इस ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ज्यादातर ये पहाड़ी इलाका में आप देखिए, मेघालय, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आ गया, इस तरीके के रूरल सेटलमेंट इंडिया में मिलते हैं। तो इनका अच्छे से आपको क्या करना है, याद करके रखना है इन सारे को। 4 ठो है, छोटा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया क्लस्टर, एक जगह में, सेमी क्लस्टर यानी कि थोड़ा दूर दूर, हेमलेटेड यानी कि छोटा छोटा पाड़ा में, छोटा छोटा ग्रुप में, और उसका डिस्पर्स यानी कि एक घर और दूसरे घर के बीच में काफी दूरी होगा। अब हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर सब्सक्राइब चैनल को करें, क्योंकि इस तरीके के मैं चैप्टर वाइज आपको सब प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ चैप्टर का तो मैं आपको एक्सप्लेन करते चला जा रहा हूं, उसके बाद जाके आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, एवरीथिंग मैं आपको एग्जाम से पहले सब करा दूंगा। कोई भी चीज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा, वो लाइव सेशन में हमारा होगा। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें। उसके बाद हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्लासिफाई द इंडियन टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन डिफरेंट पीरियड। तो अलग अलग समय में जो इंडियन टाउन क्या हुए थे, डेवलप हुए थे, इवॉल्व हुए थे, उनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है और उनके नाम कुछ लिखना है शहरों के। तो 3 कुल हमारे
जो शहर थे उनको बांटा गया था, एक है एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। हिस्ट्री को भी हम इस तरीके से बांटते हैं, उससे आपको याद हो जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री तो एंशियंट टाउन, मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मिडिवल टाउन्स, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न टाउन्स। तो इसको आपको नॉर्मल से ही याद है और इसमें ज्यादा आपको याद करने की कुछ ऐसी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि एंशियंट टाउन कौन सा है। जैसे वाराणसी, प्रयाग, मदुरई, ये सब क्या हो गए आपके एंशियंट टाउन हो गए। जो आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी आपको ये सब चीजों का, जगहों का, ये सब टाउनों का आपको नाम पढ़ने को मिलेगा। मिडिवल टाउन यानी कि बीच के समय में जो डेवलप हुआ, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, ये सब क्या हो गए मिडिवल टाउन हो गए, यानी कि ये सब मिडिल पीरियड में डेवलप हुए थे। तो इस वजह से ये सब क्या हो गए मिडिवल टाउन, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मॉडर्न टाउन में आ जाते हैं आपका, ये तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं, सूरत, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, इस तरीके से बहुत सारे आपको मॉडर्न टाउन भी है। आपको अगर कुछ के नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। जिस जिस चीज का आपको पता है एक्स्ट्रा, आप नाम से मुझे कमेंट में बता दीजिए, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और मुझे आपके जनरल नॉलेज के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 8वें नंबर, और हमारा एंड यही क्वेश्चन पे होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलिए। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूं आपको, और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम में भी मिल जाइए, फॉलो कर लीजिए, मैं उसका भी लिंक दे दिया हूं, क्योंकि वहां पे मैं सारे नोटिफिकेशन को आपको शेयर कर दूंगा, जो भी एग्जाम रिलेटेड या हमारा सिलेबस डिक्रीज हुआ या नहीं, जो भी चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता रहूंगा। 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स विच डिटरमाइन द साइज एंड स्पेसिंग ऑफ इंडियन विलेज। तो ऐसे कौन से 3 फैक्टर है जिसके कारण इंडियन जो विलेज है उसका साइज डिटरमाइन करता है या उनके बीच का गैप डिटरमाइन करता है, क्या फैक्टर है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड पहला कारण, अगर जमीन अच्छा हो, फर्टाइल हो, तो लोग पास पास रहेंगे, नॉर्मल सी बात। और जमीन अगर फर्टाइल नहीं है, ठीक है, तो लोग क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, साइज को और स्पेसिंग को इससे हो गया। दूसरा है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, अगर वो इलाका इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप है तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है कि वहां पे क्या रहेंगे, लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो उनको वहां पे काम मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बट अगर इकोनॉमिकली कोई जगह बहुत खराब है तो वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आप ऐसा जगह में रहना प्रीफर करते हैं जहां से आपको 10 किलोमीटर जाने के लिए आप क्या करते हैं 15-20 मिनट में पहुंच जाते हो 10 किलोमीटर। ऐसा कोई जगह जहां पे आपको 10 किलोमीटर जाने के लिए अगर 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा वेट करना पड़ता हो, तो उस तरीके का आपको इलाका में रहना पसंद नहीं करते होंगे। तो ये 3 जो फैक्टर है, इससे डिटरमाइन करता है किसी भी विलेज का साइज कैसा होगा, स्पेसिंग कैसा होगा। कोई विलेज के साथ अगर कनेक्टिविटी अच्छा होगा तो उस विलेज में पॉपुलेशन जाहिर सी बात है कि ज्यादा होंगे। तो ये 3 कारण है। तो आज के लिए यही था हमारे एंड ऑफ द वीडियो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते जरूर रहें। जय हिंद, जय भारत।